ये सेशन एंड करते हैं। बेसिकली अगर आपको और एडिशनल क्वेश्चंस करना है तो आप करके जा सकते हो। तो करने के लिए आपको 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे, मतलब कि 1 साल में 2 क्वेश्चंस होंगे ना। एक रेगुलर एग्जाम और एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो 8 पेपर्स के क्वेश्चंस आपको करके जाना है। 8 पेपर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मैच हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब बात ये होती है कि कल के एग्जाम्स के लिए, कल आपका एग्जाम है, फिजिक्स का एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर पे कैसे प्रेजेंट करें कि जिससे हमारा स्कोर 95% प्लस चला जाए। लिखते समय क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए, है ना? किन बातों का हमें ध्यान रखना है? क्या कलर कलर पेन अलाउड है, या हमें ब्लू या ब्लैक पेन से ही लिखना है? क्या जेल पेन से लिख सकते हैं या बॉल पॉइंट पेन से लिखना होगा? तो ये सारा डिस्कशन हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रिपरेशन भी करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 95% लाने के लिए पेपर पे कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, आंसर शीट पे हम आंसर्स को लिखेंगे कैसे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जितने भी आपके फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशंस हैं, उसको उसका एक लिस्ट कंपाइल कर लें, सारे एसेंशियल फॉर्मूलाज का एंड डेरिवेशंस फॉर क्विक रिवीजन। तो अब आपको क्या करना है कि अभी से लेकर सुबह तक, मीन्स आपका कल 11 बजे एग्जाम है, तो अब आपको कुछ भी नए चीजों को नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ लिया है ना, अब उसी का आप शॉर्ट नोट्स या मेमोरी मैप्स बना लो और उसी को बार बार रिवीजन करो, उसको मेडिटेट करो। जैसे अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो लिखने में वो क्या क्या स्टेप्स का हमें ध्यान में रखना है। डेरिवेशंस करते समय फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, सेकंड स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप क्या आएगा। तो इन बातों का अब आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो पॉइंट है कि इंश्योर क्लैरिटी ऑन फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, जब भी आप आंसर्स लिखोगे तो डेफिनेशंस, उसके फॉर्मूलास और उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आप जरूर मेंशन करना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में लिखना है, तो फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, लेकिन उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो क्या बताएगा कि मटेरियल जो है वो इजिली मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो भी आपके आंसर्स में इंक्लूड करना है। प्रैक्टिस ड्राइंग एंड लेबलिंग डायग्राम्स एक्यूरेटली एज दे कैन इनहांस योर आंसर। ठीक है, डायग्राम, अगर आपको डायग्राम नहीं आता है या आप डायग्राम भूल रहे हैं, तो ना मैंने आपको बताया भी था कि आंसर लिखते समय सबसे पहले आप रफ पेपर में प्लान कर लेना। अगर वो डायग्राम रिकॉल हो रहा है तभी आप उसको ड्रॉ करना, रिकॉल नहीं हो रहा है तो ड्रॉ नहीं करना। कुछ भी ऐसा आप करके मत आ जाना जिससे आप आपका इमेज वहां पे खराब हो। ठीक है, तो आपको ये चीज में ध्यान में रखना होगा कि हमें वही डायग्राम ड्रॉ करना है जो जो हमें डिटेल में आता है और जो क्लियरली रिकॉल हो रहा है। इन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड सैंपल पेपर्स आपको करके जाना होगा। यस, मैंने वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के आजकल क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास भी अवेलेबल होगा। उसको एक बार रीडिंग कर लेना। रीडिंग करने के बाद उसमें जो की सेंटेंसेस एंड की पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना कि उसमें लिखना क्या है। जैसे आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो। तो इस तरह के जो की पॉइंट्स है ना, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो कभी कभी उस की पॉइंट अगर ध्यान में है तो आप आंसर्स को इजिली फ्रेम कर सकते हो। डेवलप द स्किल टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। यस, अब देखो ऐसा होता है कि जब हम आंसर सीखने जाते हैं ना, तो जो क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है उसको हम बहुत डिटेल में लिख देते हैं, और जिससे होता क्या है कि अदर क्वेश्चंस या रिमेनिंग क्वेश्चंस में टाइम कम हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस क्वेश्चन में जितना डेटा रिक्वायर्ड है वही डेटा आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर कंप्लीट भी करना है। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन एकदम लंबे किए जा रहे हो और कुछ कुछ क्वेश्चन में आपने डेटा बहुत कम लिखा है। तो इस तरह से आपको टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 90% प्लस लाने के लिए आंसर शीट में क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या प्लानिंग रहेगा, वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लू और ब्लैक इंक पेन, राइट, आपको कोई भी कलर्ड पेन यूज नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यू कैन यूज ईदर अ ब्लू और अ ब्लैक। मीन्स ऐसा नहीं करना कि कुछ आंसर्स तुम ब्लू पेन से लिखना, कुछ आंसर तुम ब्लैक पेन से लिखना, है ना, मिक्स कर देना, या फिर ब्लू से हाईलाइट करना या ब्लैक से आंसर लिखना या ब्लैक से हाईलाइट करना। ये सब नहीं चलेगा। आपको एक ही पूरे पेपर में एक कलर का पेन ही यूज करना है। या तो आप ब्लू यूज कर सकते हो या ब्लैक इंक का पेन यूज कर सकते हो। जेल पेन भी अलाउड है, तो बॉल पॉइंट या जेल पेन, है ना, इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना कि 50% आंसर तुम जेल पेन में लिखना और 50% तुम बेसिकली बॉल पॉइंट पेन से लिखना, है ना, ये भी अलाउड नहीं है। तो आपको एक ही पेन से पूरा आंसर्स लिखना है। अच्छा, दूसरी बात है कि जिस पेन से तुम आंसर लिखने वाले हो वो पेन आज ही आप परचेस कर लो, या आज आपके पास वो पेन होना चाहिए और उस पे आपका हैंड सेट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 3 घंटे में आपको बहुत डेटा लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है, डिटेल में लिखना है। तो आपका स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो उस पेन के साथ
टू होना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टिक टू वन कलर थ्रू आउट द आंसर शीट। अच्छा, डायग्राम्स के लिए पेंसिल यूज करना है, ऐसा नहीं कि डायग्राम्स के लिए तुम पेन यूज कर रहे हो। यू मस्ट यूज अ पेंसिल फॉर ड्रॉइंग डायग्राम्स, ग्राफ्स और सर्किट डायग्राम्स। तो सर्किट डायग्राम्स के लिए, ग्राफ्स के लिए और डायग्राम्स के लिए हमें क्या यूज करना है? पेंसिल यूज करना है। क्यों? क्योंकि पेंसिल से बेनिफिट क्या होगा कि अगर वो डायग्राम ड्रॉ करते समय कुछ पॉइंट्स भी मिस हो गया या अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया आपने, तो उसको आप इरेज करके फिर से ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और डायग्राम को ड्रॉ करते समय नीटनेस को मेंटेन रखना है, लेकिन फास्ट ड्रॉ करना है, जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, ठीक है। की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। तो पहले आप क्या करना, आंसर्स को बहुत स्पीड में लिख लेना, आंसर को रफ पेपर में फ्रेम कर लेना, फ्रेम करने के बाद आंसर्स लिखते जाना। उसके बाद जब तुम आंसर लिखने के बाद फिर से उसको रीड करोगे और देखोगे कहाँ पे ऐसा तो नहीं कुछ पॉइंट मिस हो गया है या कुछ सेंटेंस रॉन्ग हो गया है, तो उस समय आप जो की पॉइंट्स होगा उसको हाईलाइट करते चले जाना। उसको या तो जो ब्लू पेन से अगर लिख रहे हो तो ब्लू पेन से अंडरलाइन कर देना, है ना, उस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर देना, या फिर आप पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है कि मल्टीपल कलर्स आपको अवॉइड करना है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। स्विचिंग बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक पेन फ्रीक्वेंटली इज नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं है ना। ऐसा नहीं ब्लू पेन से लिख रहे हैं फिर ब्लैक से लिख रहे हैं, फिर ब्लैक से लिख रहे हैं ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। राइटिंग आंसर्स इन पेंसिल, पेंसिल से आपको आंसर नहीं लिखना है, पेंसिल से सिर्फ आपको डायग्राम्स या सर्किट डायग्राम ही आपको ड्रॉ करना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यूज अ ब्लू पेन फॉर राइटिंग एंड अ पेंसिल फॉर डायग्राम्स। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कीप एन एक्स्ट्रा पेन एंड पेंसिल टू अवॉइड लास्ट मिनट इश्यूज। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो पेन से तुम लिखने वाले हो आंसर, वो एक ही पेन नहीं रखना, कम से कम 4 या 5 पेन आप परचेस कर लेना। पेंसिल जो है ऑलरेडी पहले से आपके पास रेडी होना चाहिए, तो उसी कंपनी का या उसी कलर का 3 या 4 पेंसिल आप अपने पास रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप किसी पेन से लिख रहे हो, पेन खत्म हो गया, आपने किसी से पेन लिया और उस पेन का इंक डिफर हो जा रहा है, ठीक है, तो ये कॉपी केस भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। राइट नीटली एंड अवॉइड ओवर राइटिंग फॉर बेटर रीडेबिलिटी, ठीक है। देखो ये क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि आंसर्स लिखते समय पहले आप रफ में जरूर प्लान कर लेना, तभी आंसर लिखना। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब आंसर लिखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सीक्वेंस पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, नहीं ये यहाँ पे हमने गलती कर दिया है, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है, इसका ग्रामर रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्या करते हो, कट करते हो या पूरा कट कर देते हो। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जब तक चीजें रिकॉल ना हो तब तक स्टार्ट मत करना। क्यों? क्योंकि एक बार रिकॉल हो गया तो खत्म करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि यस, जैसा कि मैंने बताया कि कल आपका एग्जाम है, 11 बजे से 2 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा। अच्छा, मैं ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम का टाइमिंग नहीं पता होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत लेट पहुंचते हैं। 11 बजे का मतलब ऐसा नहीं कि घर से तुम 11 बजे निकलोगे, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले हम लोग प्रैक्टिकल्स ले रहे थे, तो बच्चे काफी कुछ कुछ बच्चे काफी लेट आ रहे थे। तो प्रैक्टिकल्स में तो चलो अलाउड है, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेंटर पे हाफ एन आवर पहले पहुंच जाना है। तो अगर 11 बजे का एग्जाम है तो 10:30 बजे रिपोर्ट करना है आपको। आप कोशिश करना कि 10:15 तक ही पहुंच जाए, ठीक है, कि आराम से आप सेंटर पे रिलैक्स कर सके। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अराइवल के लिए आप कैसे प्लान टू अराइव एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स अर्ली, बाय 10:30 AM तक आपको रिपोर्ट कर देना है। प्रिपरेशन, इंश्योर यू हैव ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल्स। यस, एग्जामिनेशन में जाने के पहले क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड देख लेना, एडमिट कार्ड है या नहीं। ब्लू और ब्लैक पेन में से कोई भी एक, बॉल पॉइंट पेन, बेटर है जेल पेन को अवॉइड करो, है ना। जेल पेन को अवॉइड करो, क्यों? क्योंकि जेल पेन से अगर लिखते हो तो पेपर पे अगर कुछ मॉइस्चर या पानी गिर गया ना, तो वो पूरा जो जेल पेन का इंक है वो स्प्रेड हो जाता है। इसलिए बेटर है कि आप बॉल पॉइंट पेन यूज करो, ठीक है। और जो भी आपके पास अदर स्टेशनरी है उसको आज ही आपको बैग में अरेंज कर लेना है, ठीक है। आज पढ़ना जरूरी नहीं है, आज आप मैक्सिमम 12 o'clock नाइट तक ही पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए मैं इसके आगे का वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। जो आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, जो प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। तो आज आपको 12 बजे सो जाना है और 6 घंटे आराम से सोना है। तो 12 से सुबह 6 बजे तक आप सो जाओ। उसके बाद सुबह 6 बजे आप उठते हो तो 6 से 10 का टाइमिंग रहेगा, 4 घंटे में फिर से आप एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं और भी ऐड करना चाहूंगा, बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अरे मैंने तो पढ़ाई कर लिया है, मेरे से हो जाएगा। मेरा बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि जब तक आपका नॉलेज पेपर पे ना आ जाए तब तक आपको कुछ नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना है, तब तक आपको कुछ नहीं आता है। इसलिए जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक आपको रेस्ट नहीं करना है। सोने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नहीं सोओगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में ना टायर्डनेस फील होगा, तुम्हारा पूरा एनर्जी आ नहीं पाएगा, क्वेश्चन तुम्हें रिकॉल नहीं हो पाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो तुमने 2 साल प्रिपरेशन किया है वो 2 साल को ना तुम प्रेजेंट नहीं कर पाओगे।
तुम्हारे नॉलेज को तुम प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, है ना? इसलिए आज आप जाकर के रात को 12 बजे जरूर सो जाना, 12 से 6 सो जाना, 6 बजे पक्का उठ जाना, और उठने के बाद एकदम फ्रेश होके नहा वहा के आप पढ़ने के लिए बैठ जाना, ठीक है? और आप ऐसा भी कर सकते हो कि वॉक करके भी पढ़ सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि टेबल चेयर पे बैठ करके पढ़े, क्यों? क्योंकि आपको 3 घंटा तो बैठना ही है ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसे आप करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो, मूव करते हुए पढ़ाई कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप एक्टिव रहोगे और कम टाइम में आप ज्यादा चीजें रिकॉल कर पाओगे, रिमेंबर कर पाओगे। और जब भी पढ़ना है तो बोल बोल करके पढ़ना है, ठीक है? ऐसा म्यूट करके नहीं पढ़ना, नहीं तो पढ़ते पढ़ते आप फिर सो जाओगे, ठीक है? तो आपको बोल बोल करके पढ़ना है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप समझ लो कि आपका पीसीएम मेन पेपर है। थोड़ा भी अगर कैजुअल अप्रोच हो जाएगा, है ना? आजकल मैंने देखा कि बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है, एग्जाम के दिन इंटरेस्ट चला जाता है। ये क्या बात हो गई भैया? 2 साल से तुम इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आज आकर के बोल रहे हो कि यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो आज आपको कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ यही सोचना है कि पेपर को अच्छे तरीके से लिख करके आना है। जो भी आपको सोचना होगा 22 फरवरी के बाद, मैथ्स के एग्जाम के बाद आप सोच सकते हो, ठीक है? चलो अगले पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। जनरल रूल्स फॉर राइटिंग आंसर्स। तो यस, जैसा मैंने आपको बताया कि यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट या फिर जेल पेन, एक्सेप्ट फॉर डायग्राम्स विच शुड बी ड्रॉन इन द पेंसिल। ऑलरेडी डिस्कस किया है। राइट नीटली एंड टू मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड, ठीक है? अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है? और हमेशा नए क्वेश्चन को फ्रेश पेज में स्टार्ट करना है। और अगर सपोज एक क्वेश्चन का आंसर तुमने लिख लिया और उसके बाद स्पेस बच रहा है, तो कम से कम इतना जरूर सफिशिएंट स्पेस, 2 या 3 लाइन को छोड़कर ही नेक्स्ट आंसर तुम लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? आंसर्स लिखते समय ध्यान रखना कि कॉपी पेपर पे ऐसे 3 लाइन यहाँ होना चाहिए और लास्ट में यहाँ एक लाइन होना चाहिए। तो सपोज आपने सेक्शन लिखा, सेक्शन ए का तुम आंसर लिख रहे हो, तो क्लियरली मेंशन करना सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। 1 का कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 2 या 3 लाइंस आपको छोड़ना जरूरी है। एक चीज को ध्यान में रखना, लीव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन आंसर्स टू मेंटेन क्लैरिटी, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला एंड फाइनल आंसर्स, ठीक है? तो जैसे सपोज आपने लिखा हीट ट्रांसफर, ठीक है? बिटवीन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0, ठीक है? तो आपको इसको हाईलाइट करना है। तो आप क्या करना, सेम पेन से, ब्लू पेन से अगर तुम लिख रहे हो तो ब्लू पेन से तुम इसको हाईलाइट कर सकते हो। सिस्टम एंड सराउंडिंग का हीट ट्रांसफर क्या है? 0 है। तो उससे क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर है, जो पेपर को चेक कर रहा है, उसको काफी कंफर्ट लगेगा, है ना? आंसर्स को चेक करने में, और आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बट सपोज कहीं आप फॉर्मुला लिख रहे हो, एफ इज इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना? तो इसको जरूर ऐसे बॉक्स में लिख देना, ठीक है? अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना कि जब आंसर लिख रहे हो तो ये इक्वल टू लिखा, तो जो डिवीजन का साइन आना चाहिए ना, वो इनके बीच में आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एफ एफ यहाँ पे है इज इक्वल टू, और फिर यहाँ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। तो इन सब बातों का भी आपको केयर करना है, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया है। तो कल पूरा एनर्जी के साथ एग्जामिनेशन को देना है आपको, और बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। अच्छा, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं। तो पहले आप क्या करना, ऐसा मत करना कि सपोज मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो या क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, 3 तुम्हें पूरा आ रहा है और 3 के बाद तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, तो तुम फिर 5 स्टार्ट कर दोगे, है ना? तो अगर तुम्हें 5 स्टार्ट करना भी होगा तो सफिशिएंट तुम स्पेस को छोड़ करके फिर आगे बढ़ सकते हो। तो आंसर को सीक्वेंस में ही लिखने की कोशिश करना, ठीक है? और कोशिश ये करना कि पहले वो सारे आंसर्स को लिख लेना है जो तुम्हें आता है, और लास्ट में उन आंसर्स को लिखना स्टार्ट करना है जिनके बारे में कम रिकॉल हो रहा है या कम डेटा है तुम्हारे पास, ओके? बट सारे क्वेश्चंस लिखना कंपल्सरी है। अच्छा, सेक्शन, अगर हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी प्लान करें, तो सेक्शन 1 क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर ए है, तो उसका ऑप्शंस यहाँ पे जरूर लिखना, ऑप्शन जरूर लिखना। सपोज ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ऐसे मेंशन कर देना एडियाबेटिक प्रोसेस। बहुत सारे बच्चे आंसर्स कैसे लिखते हैं? 1 ए, ए, तो ए की जगह पे अगर किसी को सी दिख गया तो फिर वो रॉन्ग कंसीडर हो जाएगा, ठीक है? तो जरूर पहले ऑप्शन लिखना, और फिर ऑप्शन में जो स्टेटमेंट मेंशन है उसको आप लिख देना, ओके? फिर एक लाइन का गैप देना, फिर दूसरा क्वेश्चन के आंसर को लिखना। कीप आंसर्स टू द पॉइंट एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है? आपको टाइम बचाना भी है, क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा समय सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में देना है ना? तो इसलिए अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करना है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होगा, तो राइट द करेक्ट आंसर, सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना है।
एंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जैसे फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ऐसे लिख देना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर है, ठीक है, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शन नंबर सी लिखोगे और फिर ऑप्शन नंबर सी में जो मेंशन है आप उसको मेंशन कर दो, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ट्रू फॉल्स अगर क्वेश्चन है तो क्या लिखना है, राइट दिस स्टेटमेंट फॉलोड बाय ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रू लिख सकते हो या फॉल्स लिख सकते हो, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ट्रू लिख देते हैं, फॉल्स लिख देते हैं। तो इस तरह से कुछ शॉर्टकट्स को आपको अवॉइड करना है, तो पूरा कंप्लीट डेटा आपको देना है। जब सेक्शन 2 में जब जाओगे और सेक्शन 2 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं 2 to 3 मार्क्स के, तो राइट प्रिसाइज आंसर्स कवरिंग की कॉन्सेप्ट्स। अब वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो जरूर है, लेकिन अगर उसमें तुम बकवास लिखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट और कॉन्सेप्चुअल आंसर लिखना है। कॉन्सेप्चुअल आंसर लिखना है, जैसे मैं मुझे अगर लिखना होगा, सपोज मुझे लिखना होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो मैं मुझे पता है कि इसमें क्या क्या मेंशन करने से हमारा इंप्रेशन वहां बन सकता है। तो फर्स्ट क्या है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो मोशन होता है वो वर्टिकल सर्कल पे होता है। ठीक है, अंडर द ग्रेविटी होता है, और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे वैरी होता है। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी, बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी एंड मिड पॉइंट पे वेलोसिटीज का वैल्यूज हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस में ना डेटा आना चाहिए, कंटेंट आना चाहिए। ओके, इफ अ फॉर्मूला इज इन्वॉल्व राइट इट फर्स्ट एंड देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उस क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें तुम्हें पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इसमें कूलम्स लॉ लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला लिखने के बाद फिर इसके वैल्यूज को डालना है, जैसे ये हो गया 9 × 10⁹, Q1 मान लो है 2 कूलम, तो 2 कूलम इंटू 2 कूलम डिस्टेंस है मान लो कि 0.12 का होल स्क्वायर। और उसके बाद यूनिट लिखना कंपलसरी है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि यूनिट नहीं लिखते हैं। और ध्यान में रखना कि अगर एसआई सिस्टम है तो पूरा डेटा एसआई में होना चाहिए, एमकेएस का है तो एमकेएस में होना चाहिए, सीजीएस सिस्टम है तो पूरा डेटा सीजीएस में होना चाहिए। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यूनिट कन्वर्जन पे भी ध्यान रखना। इफ लॉ और प्रिंसिपल इज आस्क्ड, मेंशन द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो पहले हमें स्टेटमेंट लिखना है, जैसे मान लो कि पूछा, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। हाँ? तो मैं क्या लिखूंगा कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। ठीक है, सो देयर इज नो एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ये स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, अब मुझे उसको क्या करना है, उसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल से। तो फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लूंगा, है ना, कि ओके ये मेरा एक सिस्टम हो गया, इसमें मैंने एक पैडल व्हील लगा दिया, इसको चारों तरफ से इसमें इंसुलेशन लगा दिया। अब इस पैडल व्हील को मैंने ऑन किया, ऑन करने से क्या होगा, ये पैडल व्हील मूव होगा, तो जब मूव होगा तो उससे क्या होगा, अंदर सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट हीट जो है वो जनरेट होगा, और हीट का ट्रांसफर ना तो सिस्टम टू सराउंडिंग होगा ना तो सराउंडिंग टू सिस्टम हो रहा है। तो इस तरह से फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंक्लूड एन एग्जांपल, एग्जांपल लिखना कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेटमेंट लिख करके आ जाना, ये एग्जांपल भी लिखना है, आपको ध्यान रखना एग्जांपल। और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है वो जरूर आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, ओके। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि फॉर एग्जांपल मुझे ओम्स लॉ लिखना है, तो उसका व्हाट इज करेक्ट अप्रोच, तो पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा, फिर उसका देखो ऐसे फॉर्मूला लिखा, फिर V इज इक्वल टू आई आर में V क्या रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज, I क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट, R क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा, और ध्यान में रखना होगा कि पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, सेक्शन 3 के लिए स्ट्रेटजी क्या होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं 4 to 5 मार्क्स के लिए। तो पहले आंसर्स को लिखने के लिए आप अपने आंसर्स को वेल स्ट्रक्चर कर लो, कि पहले डेफिनेशन हमें लिखना है, फिर उसका थियरी लिखना है, फिर उस पर डायग्राम्स क्या क्या आएंगे, और उसको फिनिश करना है एग्जाम्पल के साथ, और फिर उसका कंक्लूजन लिखना है। तो ये सारे स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। डेरिवेशन के लिए, आप अगर तुम डेरिवेशन कर रहे हो, जैसे मैंने बहुत सारे डेरिवेशन तुम्हें करके ही बताया है, जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो देखो, जहाँ पे मैंने वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 9 तक के 9 तक वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था। तुम देखो मैं डेरिवेशंस कैसे लिख रहा हूँ, उसमें कितने डेटा में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार जरूर आप उसको देख सकते हो। राइट द फॉर्मूला और प्रिंसिपल बीइंग डिराइव। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है उसको लिख देना है, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप उसका डेरिवेशंस लिखते जाना है। नीट, अगर डायग्राम की जरूरत पड़े तो डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसके बाद कंक्लूजन एंड समरी लिखना है, और उसको फिर हाईलाइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सपोज ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये प्रूफ करना है, तो स्टार्ट विथ नोन इक्वेशन, जैसे न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन में जाएंगे, और फिर फाइनल आंसर को कंक्लूड करके उसको बॉक्स में हाईलाइट कर देंगे। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, और इससे आपको स्कोरिंग में हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है,
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है कि पहले आपको डेटा लिख देना है, क्योंकि डेटा लिखने पे भी आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं। आप ऐसा भी करना कि मान लो कि कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है और वो न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, तो लास्ट में क्या करना, गिवन डेटा जरूर लिख देना। और अगर फार्मूला उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला याद है तो फार्मूला लिख देना, तो उससे क्या होगा, कुछ आपको स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। मीन्स बिल्कुल आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, मान लो कि तुमने फार्मूला में डेटा डाल दिया और तुम्हें उसको कैलकुलेशंस करने नहीं आ रहा है ना, तो आप वहीं तक छोड़ देना, तो कुछ आप स्टेप मार्क्स उसमें उससे आपको मिल जाएंगे। राइट द रिक्वायर्ड फार्मूला बिफोर सबमिटिंग द substituting the value. Show step by step calculation clearly and box the final answer with proper SI unit. वैसे प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपरेशन जब आप करते हो ना, तो क्वेश्चन के साथ उसके आंसर भी रिमेंबर होने चाहिए, क्योंकि जब आपका कल बोर्ड एग्जाम है तो आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस में रहना कि अच्छा इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। क्योंकि आपको पता ही है ना कि क्वेश्चन बाहर से थोड़ी आने वाले हैं। क्वेश्चन तो आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के किताब से ही आने वाले हैं। लास्ट 4 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी ये आईआईटी का एग्जाम है और जहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चन आपको फ्रेम होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा हो भी गया तो 2 से 3% या 5% क्वेश्चन, तो इतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा, आंसर्स लिखने के बाद जरूर उसको बॉक्स में हाईलाइट करना। एडिशनल टिप्स फॉर मैक्सिमम मार्क्स। तो अगर हम कंक्लूड करें पूरे डिस्कशन को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए उसका जो भी डेटा आपको पता है वो डेटा आपको लिख देना है। क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लिखना है, हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स फॉर लॉन्ग आंसर्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेंथी पैराग्राफ। सो ऐसा नहीं करना है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन लिखना है तो ऐसे हमें लिखना है, लाइक .1, .2, .3, तुम ऐसे ही मेंशन कर सकते हो, .1, .2, .3, है ना, लाइक पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट, है ना, टीवी रेस टू गामा -1 कांस्टेंट। तो इस तरह से आंसर्स को पॉइंट में लिखना है, लेंथी पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ओके, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम्स वेयरएवर रिक्वायर्ड, एग्जांपल सर्किट डायग्राम्स के डायग्राम्स। अच्छा, आप क्वेश्चन है कि सर ये जो आप बता रहे हो वो कहाँ से आप बता रहे हो, ये मटेरियल आप कहाँ से लेकर के आए हो? तो ये मटेरियल जो है वो महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट से हमें मिला है। ठीक है, और उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं आंसर्स को लिखने के लिए, वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है। Underline formulas, keywords, and final answer for emphasis. Recheck your paper in the last 10 to 15 minutes to correct any mistake. ठीक है, जब आपको लग जाए कि आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे थे परफेक्ट जो आ रहे थे वो आपने लिख दिया, जो आपको नहीं आ रहे थे उसके फॉर्मूलाज डेटा या जो भी आपको इंफॉर्मेशन आ रहे थे वो आपने लिख दिया। उसके बाद पेपर सबमिट करने के कम से कम 10 मिनट पहले आपको जरूर रिवीजन कर लेना है। अगर कहीं आपने पॉइंट हाईलाइट नहीं किया है तो हाईलाइट कर देना है, कहीं आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आपको बॉक्स बना देना है। क्वेश्चंस पेपर का सीक्वेंस भी चेक कर लेना है कि सीक्वेंस वाइज आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेक्शन तुमने मेंशन ही नहीं किया और आंसर लिखना स्टार्ट किया, या फिर आंसर लिख दिया वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो भी तुमने मेंशन नहीं किया। तो इन सब चीजों का जो है कोई एक्सक्यूज नहीं है। ऐसा तुम नहीं बोल सकते यार मैंने तो आंसर लिखा था लेकिन मुझे मार्क्स ही नहीं मिला। ठीक है, जब तुम बाद में क्लेम भी करते हो ना कि यार मेरा मार्क्स कम आ गया तो मुझे जेरोक्स कॉपी चाहिए, तो जब तुम जेरोक्स कॉपी देखोगे ना और फिर देखो कि अच्छा इस तरह के सिली सिली मिस्टेक्स हुए हैं, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए ये सब तुम्हें माइंडसेट बना करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स कल आपका फिजिक्स का एग्जाम है और मैंने कोशिश किया कि मेरे से जितना हो पाए मैं आपके लिए उतना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लास भी मैनेज करना पड़ता है, एडमिशन्स भी देखने पड़ते हैं और उसके साथ साथ टीचिंग करना पड़ता है। हमारे जो स्टूडेंट्स अभी जेई के प्रिपरेशन कर ले उनको देखना पड़ता है। ठीक है, फैमिली वगैरह ये सब वगैरह वगैरह ये सब हमारे साथ होता है, लेकिन उसमें से मैंने समय निकाला और आपके लिए वीडियोस बनाया। जितना मैं कर सकता था मैंने किया आपके लिए, इस विश्वास से किया कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और पूरे हाई एनर्जी और हाई कंटेंट के साथ पेपर लिख करके आओगे। ठीक है, आज फिजिक्स मैं यहीं पे खत्म करूंगा। एचएससी बोर्ड का जो फिजिक्स है वो खत्म करेंगे और कल से मैं केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में स्पेशली मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है उनको फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं केमिस्ट्री भी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा और डिटेल में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैथ्स तो मेरा काफी स्ट्रांग है, मैथ्स तो मैं आपको बहुत हेल्प कर सकता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको मैथ्स का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि सर आप पहले वही टॉपिक कर लेना। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरे वीडियोस को देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है उन बच्चों के साथ जो नीडी बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों बस जाते जाते हम लोग अ, कुछ और बातों को, 2-3 बातों को हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि एग्जामिनेशन में ना अपने आप को काम रखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में गए
और कुछ एक कुछ क्वेश्चंस इधर-उधर के आ गए, तुमने पढ़ा था कुछ और आ कुछ और गया है, ठीक है? तो अब वैसे सिचुएशन में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एग्ज़ामिनेशन को छोड़ के आ जाओ, राइट? तो तुम्हें वहाँ पे काम रखना है और जो जो डेटा तुम्हें पता है, जो आंसर्स तुम अच्छे से लिख सकते हो, उसको लिखने की कोशिश करना है। ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमें इधर से चिट मिल जाएगा, इधर से मटेरियल मिल जाएगा, उधर से कुछ और मटेरियल मिल जाएगा, मैं इसको देख लूँगा, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम देना है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग। यस, ऐसा नहीं हो कि पूछा है एडियाबेटिक प्रोसेस और आप आंसर लिख करके आ रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ध्यान में रखना कि ऐसा तो नहीं कि मैं आंसर्स सही लिख रहा हूँ या मैं कोई गलत डेटा को लिख रहा हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि आपका टाइम चला जाएगा, टाइम आपके लिए लिमिटेड है। टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है, 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? राइट नीटली एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डोंट पैनिक एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। पैनिक नहीं होना है ना? जो भी आपने प्रिपरेशन किया है बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, बस एंड टाइम तक उसको रिवीजन जरूर करके जाना, बोल बोल करके जाना, लिख करके जाना 6-7 बार। बड़े बड़े जो डेरिवेशन है उसको जरूर लिख करके जाना। अपने ऊपर तभी मैंने तुम अपने आप को तभी जस्टिस कर सकते हो जब तुम्हारा नॉलेज पेपर पे आ जाए। इस बातों को ध्यान में रखना है, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना है एंड डेफिनेटली मेरा पूरा विश्वास है कि सक्सेस आपको फॉलो करेगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम एंड मे योर एफर्ट्स टर्न इनटू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने मुझे समय दिया, आपने टाइम दिया कि मैं कुछ जो भी मुझे थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो मेरा एक्चुअल अचीवमेंट तब होगा जब आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से एग्जाम देना और पूरा हाई एनर्जी एटीट्यूड एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और मूड बनाकर ही जाना कि यार आज तो पेपर फोड़ कर ही आना है, कुछ भी हो जाए ऐसा डेटा लिखना है, ऐसा कंटेंट लिखना है, इतना कंटेंट डाल देना है और इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें लिखने हैं ना कि जो इन्विजिलेटर हो, जो एग्जामिनर हो, जो पेपर चेक करने वाला हो, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि आज बच्चे में बहुत दम है, बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई किया है, बहुत अच्छे से उसने आंसर लिखा है। तो बाय बाय टाटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं हम लोग कल शाम को।